जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक में बैठा है। बाहर की दुनिया के लिए वो महज एक कैदी है, लेकिन अंदर अंदर वो 90,000 रुपए की डिजाइनर जीन्स पहने हुए है। और शायद 1.5 लाख के जूते भी। बिल्कुल, 1.5 लाख के जूते पहनकर वो आराम से 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की डील फाइनल कर रहा है। ये सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर का सीन है। हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। सही कहा, ये हमारे देश की राजधानी में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ की एक असल घटना है। आज की इस चर्चा में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम तिहाड़ जेल के उसी इकोसिस्टम को डिकोड कर रहे हैं। और इसकी जो सच्चाई है ना, वो फिल्मों में दिखाई जाने वाली उन काल कोठरियों या 5 स्टार जेलों वाली छवि से बहुत अलग है। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से ये कहीं ज्यादा हैरान करने वाली चीज है। बिल्कुल, और आज हम जिन सोर्सेज का विश्लेषण कर रहे हैं वो सीधे तिहाड़ के एक पूर्व जेलर के इंटरव्यू और उनके जमीनी अनुभवों पर आधारित हैं। तो चलिए इस सिस्टम के बंद दरवाजों के पीछे चलते हैं। और हमारा फोकस सिर्फ कुछ सनसनीखेज अपराध की कहानियां सुनाना नहीं है। हम उस पूरे सिस्टम का एक गहरा विश्लेषण करेंगे जो एक बहुत ही अजीब और डरावने गणित पर चलता है। हाँ, डरावने गणित पर। जरा इस बात पर गौर किया जाए, एक शिफ्ट में औसतन सिर्फ 150 पुलिसकर्मी या जेल गार्ड ड्यूटी पर होते हैं, और उनके सामने कितने कैदी होते हैं? 2400 कैदी। बाप रे, 150 लोगों पर 2400 हार्डकोर अपराधी। बिल्कुल, और जाहिर है ये 2400 लोग कोई साधु संत तो है नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें बाहर का समाज, कानून, यहाँ तक कि उनका परिवार भी नहीं रोक पाया, इसलिए उन्हें इस 4 दीवारी में डाला गया है। तो यह सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान, सर्वाइवल और सत्ता के संतुलन का एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम है। ये गणित ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। 150 लोग 2400 लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहानी में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है वो ये है कि एक तरफ इतनी कड़ी सुरक्षा है और दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर जैसा अपराधी जेल के अंदर बैठकर अपना खुद का एक लग्जरी मॉल खोल लेता है। हाँ, वो केस तो बहुत ही 90,000 की जीन्स और 1.5 लाख के जूते इतनी सख्त चेकिंग के बावजूद मुख्य द्वार से अंदर पहुंच कैसे जाते हैं? क्या सिस्टम में कोई बहुत बड़ा छेद है, या फिर कुछ लोग जानबूझकर आंखें बूंद लेते हैं? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये कोई जादुई सुरंग या हॉलीवुड जैसी हाईटेक चोरी से अंदर नहीं आ रहा था। अच्छा, तो फिर कैसे? ये सीधे मुख्य द्वार से सामान्य मुलाकातों के जरिए आ रहा था, और इसके पीछे कारण सुरक्षा में कोई भारी चूक या सीधे तौर पर भ्रष्टाचार नहीं था। ये एक बहुत ही व्यावहारिक अज्ञानता थी। अज्ञानता मतलब गार्ड्स को पता ही नहीं था? बिल्कुल। जो सामान्य सुरक्षाकर्मी गेट पर सामान की तलाशी ले रहे थे, उनका प्रोटोकॉल क्या होता है? उनका काम बस ये देखना है कि सामान में कोई हथियार, लोहे की चीज या नशीला पदार्थ तो नहीं है। सही बात है, वो ब्रांड्स थोड़ी चेक करेंगे। हाँ, उन्होंने जीन्स देखी, जूते देखे, हाथ से टटोल कर चेक किया कि कहीं उनमें कोई खुफिया जेब या कट तो नहीं है, और जब कुछ नहीं मिला तो उसे अंदर जाने दिया। मतलब एक आम सुरक्षाकर्मी जिसकी अपनी पगार कुछ हजार रुपए है, उसे क्या पता कि वो साधारण सी दिखने वाली जीन्स 90,000 रुपए की किसी ग्लोबल लग्जरी ब्रांड की है? बिल्कुल सही। उसे क्या पता कि गुची या आर्मानी क्या होता है? ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब उन्होंने सिस्टम के किसी ताले को नहीं तोड़ा, उन्होंने बस उस गैप का फायदा उठाया जो ब्रांड्स की जानकारी और आर्थिक असमानता को लेकर था। हाँ, और इससे भी बड़ी बात यह है कि सुकेश जैसे व्हाइट कॉलर अपराधी एक बहुत ही गहरी रिसर्च करते हैं। मतलब एक तरह की R&D करते हैं। अच्छा, रिसर्च जेल के अंदर जाने से पहले? हाँ, वो मनोविज्ञान का बेहतरीन खेल खेलते हैं। जब वो किसी नए जेल अधिकारी के सामने आते हैं तो उन्हें पहले से पता होता है कि सामने वाले की कमजोरी, बैकग्राउंड या दिलचस्पी क्या है। अरे वाह! हमारे स्रोत में एक बहुत ही रोचक किस्सा है। सुकेश ने जेलर की पृष्ठभूमि का पूरा पता लगा लिया था। उसे कहीं से मालूम हो गया था कि इस जेलर ने कभी डिस्कवरी चैनल पर बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल के साथ एक फिटनेस शो किया था। वेट, सच में ये बात सुकेश को पता थी? हाँ, तो उसने पहली मुलाकात में सीधे जाकर जेलर से कहा कि वो विद्युत का बहुत अच्छा दोस्त है और अगली फिल्म में उन्हें काम दिला सकता है। बाप रे, ये तो लिटरली किसी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की तरह लग रहा है, जहां आप मीटिंग से पहले अपने क्लाइंट की लिंक्डइन प्रोफाइल और शॉक स्टडी करके जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही। वो एकदम वही नैरेटिव सेट करते हैं जो सामने वाले के ईगो को सहलाए। लेकिन एक मिनट,
अगर हम वीआईपी ट्रीटमेंट की बात कर ही रहे हैं तो अक्सर लोगों में ये धारणा होती है कि टैक्स के पैसे से कुछ वीआईपी कैदियों की काल कोठरी में डीवी लगा होता है। ये सवाल बहुत उठता है। तो क्या ये टीवी वाली बात भी इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है? क्योंकि कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा कि जेल सजा काटने की जगह आराम से टीवी देखने की नहीं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर हम इसे जेल एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से देखें तो टीवी देना कोई लग्जरी या वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये दरअसल प्रशासन की एक सोची समझी क्राउड कंट्रोल रणनीति है। पहली बात तो ये कि टीवी किसी पर्सनल रूम में नहीं होता। ये 35-40 कैदियों वाले एक बड़े बैरक में ऊंचाई पर लगा एक सिंगल टीवी होता है। ओके, मतलब कोई प्राइवेट होम थिएटर नहीं चल रहा वहाँ? बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ उन कैदियों को मिलता है जिनका जेल में व्यवहार अच्छा है और जिन पे मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो बड़े गिरोहों पर लगता है या मर्डर जैसे गंभीर चार्ज नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह का रिवॉर्ड सिस्टम है। लेकिन इसे क्राउड कंट्रोल कैसे कहेंगे? इसका सीधा कारण मानव मनोविज्ञान से जुड़ा है। एक पुरानी कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हाँ, बिल्कुल। तो जरा सोचिए कि 40 अपराधियों को एक बैरक में बंद कर दिया गया है। शाम के बाद जब उन्हें बैरक में लॉक कर दिया जाता है तो उनके पास करने को कुछ नहीं होता। तो वो क्या करेंगे? वही तो, अगर वो खाली बैठेंगे तो आपस में पुराने झगड़े सुलझाएंगे, नए गैंग बनाएंगे, जेल तोड़ने की साजिश रचेंगे या फिर गंभीर डिप्रेशन में जाके आत्महत्या की कोशिश करेंगे। ओह, ये तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। हाँ, तो उन्हें किसी फिल्म, न्यूज या स्पोर्ट्स में व्यस्त रखना प्रशासन के लिए उस बैरक को बिना किसी दंगे के शांति से चलाने का एक बहुत ही प्रभावी टूल है। ये बहुत ही लॉजिकल है। मतलब हम जिसे सुविधा समझ रहे हैं वो दरअसल उन 15 गार्ड्स के लिए अपनी जान बचाने और शांति बनाए रखने का एक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन अगर टीवी लीगल है तो फोन के बारे में क्या? स्मगलिंग की बात करें तो फोन और ड्रग्स अंदर कैसे जा रहे हैं? क्या आज भी जेलों से वैसे ही फोन कॉल हो रहे हैं जैसे पहले होते थे? फोन का इस्तेमाल पहले तो बहुत बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन अब तिहाड़ जैसी बड़ी जेलों में 5G जैमर्स लगने के बाद फोन नेटवर्क का इस्तेमाल लगभग खत्म हो गया है। अच्छा, तो अब संदेश कैसे जाते हैं? अब अगर किसी गैंग लीडर को बाहर अपने गुर्गों को संदेश भेजना होता है तो वे अपनी कानूनी मुलाकातों या कोर्ट पेशी के समय का इस्तेमाल करते हैं। और वो छोटी चीजों की स्मगलिंग? हाँ, जहाँ तक स्मगलिंग के तरीकों की बात है वो इंसानी कल्पना और शारीरिक सहन शक्ति से गम परे हैं। ड्रग्स तो लोग शरीर के प्राइवेट अंगों में छिपाते ही हैं, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है, हाँ, लोग नाक के अंदर ऊपर मसूड़ों के पास छोटे सर्जिकल ब्लेड छिपा कर ले आते हैं। एक सेकंड, क्या नाक और मसूड़ों के बीच सर्जिकल ब्लेड? हाँ, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब क्या उन्हें खुद कटने का डर नहीं होता? यही तो वो हिस्सा है जो सामान्य सोच से बाहर है। वो उसे विशेष प्रकार के टेप में बहुत बारीकी से लपेटते हैं और गाल के सबसे मोटे हिस्से में फंसा लेते हैं। बाप रे! दर्द तो भयानक होता है, लेकिन एक नशेड़ी के लिए ड्रग्स की लत या एक गुर्गे के लिए अपने बॉस का आदेश उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये तो पागलपन है। और इससे भी खतरनाक तरीका है फोन की स्मगलिंग। फोन कैसे? फोन तो बड़ा होता है। कुछ इतने छोटे उंगली के आकार के चाइनीज फोन आते हैं जिनमें प्लास्टिक ज्यादा और मेटल कम होता है, और कैदी उन्हें लिटरली निगल जाते हैं। वेट, फोन निकल जाते हैं? लेकिन पेट में तो एसिड होता है। बैटरी अगर पेट में लीक कर गई तो वो इंसान तो अंदर ही मर जाएगा। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक जानलेवा कदम है और प्रशासन के लिए यह एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। जाहिर सी बात है। कई बार वो फोन पेट या आंतों में कहीं फंस जाता है। जब कैदी दर्द से तड़पने लगता है तो प्रशासन को उसे अस्पताल ले जाकर बाकायदा सर्जरी करवानी पड़ती है ताकि वो फोन निकाला जा सके। मतलब ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता, ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई इंसान इतनी भयानक तकलीफ क्यों सहेगा सिर्फ एक छोटा सा ब्लेड या फोन अंदर ले जाने के लिए? यहीं से हम एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं, इन अपराधियों के मनोविज्ञान पर। सही दिशा में जा रहे हैं हम। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में स्मगलिंग सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं हो रही है, यहाँ पावर, खौफ और प्रभाव की स्मगलिंग हो रही है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। आज के इस हाईटेक पुलिसिंग के जमाने में टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग जैसी भयंकर दुश्मनी जेल की चारदीवारी के अंदर तक कैसे पहुंच जाती है? ये तो बहुत ही कुख्यात मामला था। हाँ, मतलब रोहिणी कोर्ट में एक मर्डर होता है और उसका बदला इतनी सुरक्षित जेल के अंदर गार्ड्स की मौजूदगी में मर्डर करके लिया जाता है।
ये दुस्साहस आता कहाँ से है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो सीधे इन हार्डकोर क्रिमिनल्स की मानसिकता से जुड़ता है। अगर आप इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो पाएंगे कि ये मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार होते हैं, साइकोलॉजिकली सिक। मतलब उनमें कोई गिल्ट या पछतावा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इनमें बस नंबर 1 बनने की, अपना वर्चस्व स्थापित करने की एक अंधी दौड़ होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये अपराधी अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम कैसे जोड़ लेते हैं। हाँ, जैसे टिल्लू ताजपुरिया, नीरज भवानिया। हाँ, वो अपने गांव के नाम को ऐसे पहनते हैं मानो वो देश के लिए कोई ओलंपिक मेडल जीत कर लाए हों। उनके लिए जेल जाना कोई कलंक नहीं है, बल्कि एक स्टेटस सिंबल है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है, क्राइम का ओलंपिक। और ये जो खौफ का व्यापार है, ये अब सिर्फ दिल्ली या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। हमारे सूरत में गैंग्स के राष्ट्रीयकरण की बात की गई है। ये क्या नया ट्रेंड है? ये अपराध की दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक विकास है। उत्तर भारत के जितने भी बड़े गैंग्स हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, यूपी, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान के हों, वे अब आपस में हाथ मिला रहे हैं। ओहो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट है। तो क्या हम इसे क्राइम का कॉर्पोरेट मर्जर या आउटसोर्सिंग कह सकते हैं? मतलब जैसे कोई आईटी कंपनी अपना काम बेंगलोर से आउटसोर्स कर देती है, वैसे ये मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल यही हो रहा है। मान लीजिए दिल्ली के किसी गैंगस्टर को पंजाब में कोई हत्या करवानी है या रंगदारी वसूलनी है। अगर वो अपना आदमी भेजेगा तो पुलिस उसे आसानी से ट्रैक कर लेगी। हाँ, लोकल पुलिस तो पहचान लेगी। तो वो क्या करता है, वो पंजाब के किसी स्थानीय गैंग को सुपारी पास कर देता है। वो कहता है तुम मेरा काम वहां कर दो, तुम्हारा दिल्ली का काम मैं संभाल लूंगा। बाप रे, इससे तो पुलिस के लिए डॉट्स कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बहुत मुश्किल, क्योंकि शूटर का पीड़ित से कोई सीधा संबंध या दुश्मनी होती ही नहीं है। तो इस क्रिमिनल कॉर्पोरेट नेटवर्क को तोड़ा कैसे जाए? जब वो सब एक ही इलाके की जेलों में बंद हैं, तो वो तो आपस में नेटवर्क बनाएंगे ही। इसी को तोड़ने के लिए प्रशासन एक बहुत ही तार्किक और कड़े समाधान पर काम कर रहा है। वो क्या है? प्रस्ताव ये है कि इन हाई प्रोफाइल और हार्डकोर अपराधियों को उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, अंडमान या फिर केरला के एक्सट्रीम सिक्योरिटी जेलों में शिफ्ट कर दिया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल। सोचिए, अगर दिल्ली या हरियाणा के किसी गैंगस्टर को केरला की जेल में डाल दिया जाए तो उसका पूरा स्थानीय नेटवर्क पलक झपकते ही टूट जाएगा। हाँ, क्योंकि भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। कौन उससे मिलने हर हफ्ते केरल जाएगा? कौन सा स्थानीय गार्ड उसकी मदद करेगा? और जहां तक कानूनी अधिकारों की बात है, तो कोर्ट की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली हो सकती है। सही बात है। जब तक आप इन अपराधियों को उनके कंफर्ट जोन और उनके लोकल इकोसिस्टम से जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, वो जेल के अंदर से भी अपनी समानांतर सरकार चलाते रहेंगे। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और इसी ईगो और कंफर्ट जोन से जुड़ा एक और बहुत ही अजीब और मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन स्रोत में सामने आया था। हाँ, वो गार्ड्स के साथ बर्ताव वाला। हाँ, कि ये जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं जो बाहर सरेआम गोलियां चलवाते हैं, हत्याएं करवाते हैं, वो जेल के अंदर पुलिस अधिकारियों से बहुत तमीज से पेश आते हैं। हमेशा जी सर, हाँ जी सर करते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो अंदर जाके अचानक सुधर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, वो सुधरते नहीं है। यहाँ भी उनका ईगो ही काम कर रहा होता है। उन्हें अपनी टीआरपी और अपनी भाई वाली छवि की सबसे ज्यादा चिंता होती है। अच्छा। तो तमीज से क्यों रहते हैं? वो जानते हैं कि अगर वो किसी पुलिसकर्मी या जेलर से बदतमीजी करेंगे और उस अधिकारी ने सबके सामने दूसरे कैदियों के बीच उन्हें एक जोर का थप्पड़ मार दिया, तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। बिल्कुल, उनकी सारी डॉन वाली इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाहर के इतने बड़े गैंगस्टर को अंदर एक गार्ड ने थप्पड़ मार दिया, ये खबर आग की तरह फैलेगी और उनकी साख गिरागेगी। हाँ, बहुत लॉजिकल है। इसके ठीक विपरीत जो छोटे नशेड़ी कैदी होते हैं, जिनका कोई रुतबा नहीं होता, वो सबसे ज्यादा हंगामा और बदतमीजी करते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कोई टीआरपी या इमेज है ही नहीं। इंसान के ईगो का ये कितना अजीब पहलू है। मतलब एक आदमी किसी की जान लेने से नहीं डरता, उम्र कैद से नहीं डरता, लेकिन पब्लिक में एक थप्पड़ खाने से डरता है क्योंकि उससे उसकी इमेज खराब होगी। बिल्कुल, यही उनकी सच्चाई है। हाँ, चलिए इस अहंकार और क्राइम सिंडिकेट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पल की जब ये सारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। हाँ, न्याय व्यवस्था का सबसे गंभीर पड़ाव। न्याय व्यवस्था का सबसे डरावना और अंतिम पड़ाव, फांसी यानी कैपिटल पनिशमेंट। जब किसी को ये पता हो कि अब कोई अपील बाकी नहीं है और बस कुछ ही घंटों में उसकी जान जाने वाली है,
तो उस रात उस काल कोठरी का माहौल कैसा होता है? ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। हाँ, और यहाँ हम विशेष रूप से निर्भया केस के अपराधियों की फांसी की रात का जिक्र करेंगे, जो 20 मार्च 2020 को हुई थी और जिसे हमारे स्रोत ने खुद लीड किया था। उस भयानक रात को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भारत की न्याय व्यवस्था में फांसी कितनी दुर्लभ प्रक्रिया है। ये सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही दी जाती है। मतलब हर हत्या के केस में फांसी नहीं होती? बिल्कुल नहीं। अगर निचली अदालतें 10 मामलों में फांसी की सजा सुनाती हैं तो शायद 1 या 2 ही अंत तक पहुंच पाते हैं। हमारे पास सौम्या विश्वनाथन केस का उदाहरण है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्ट को नहीं लगा कि अपराधी आदतन या हैबिचुअल कातिल थे। हमारी न्याय व्यवस्था सुधार पर ज्यादा जोर देती है। इसलिए जब निर्भया केस के उन 4 अपराधियों की फांसी अंतिम रूप से तय हुई तो वो पूरे देश के लिए और तिहाड़ प्रशासन के लिए एक बहुत ही असाधारण और तनावपूर्ण क्षण था। और हमारे स्रोत, जो उस वक्त वहां के जेलर थे, उन्हें इस फांसी को लीड करने के लिए विशेष रूप से चुना गया था ना? हाँ, क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। वो नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके थे। प्रशासन चाहता था कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी अड़चन या शारीरिक संघर्ष के पूरी हो सके। लेकिन उस रात वास्तव में हुआ क्या था? जो सबसे हैरान करने वाली मनोवैज्ञानिक स्थिति सामने आई वो ये थी कि वो चारों अपराधी फांसी की सुबह तक डिनायल में थे। डिनायल? मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि उन्हें फांसी होने वाली? बिल्कुल। उनका दिमाग इस अंतिम सत्य को स्वीकार करने से ही इनकार कर रहा था। इसे मनोविज्ञान में टर्मिनल डिनायल कह सकते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि हर बार की तरह उनका वकील रात के अंधेरे में कोई न कोई कानूनी दांव पेंच लगाकर, कोई लूप होल निकालकर उन्हें फिर से बचा लेगा। बाप रे! आपको जानकर हैरानी होगी कि रात के 2 बजे तक वो आराम से मैगी खा रहे थे। 1 मिनट, मुझे ये बात पच नहीं रही है। रात के 2 बजे मैगी, जब आपको पता है कि सुबह 4:30 बजे आपको फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से सुन्न कर देने वाला है। हाँ, क्योंकि उनका दिमाग उस खौफ को पूरी तरह ब्लॉक कर चुका था। लेकिन असली टूट तब हुई जब सुबह के 4 बजे सुप्रीम कोर्ट से उनकी आखिरी अपील के खारिज होने का आधिकारिक लेटर जेल प्रशासन के पास पहुंचा। ओके, फिर क्या हुआ? और फिर 4:30 बजे जब जेलर ने काल कोठरी में जाकर उनमें से एक विनय से कहा कि चलो नहाकर कपड़े बदल लो, वो पल था जब वास्तविकता एक हथौड़े की तरह उनसे टकराई। कपड़े बदलने हैं? सिर्फ इस एक वाक्य ने उन्हें मौत का एहसास करा दिया। हाँ, क्योंकि कपड़े बदलना उस फांसी की प्रक्रिया का भौतिक हिस्सा है। उस पल उन्हें समझ आ गया कि अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला, अब कोई वकील उन्हें बचाने नहीं आएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होगा वो। बिल्कुल। उस एक वाक्य के बाद वो लिटरली फेंट हो गए, जमीन पर गिर पड़े, सुन पड़ गए। उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। वो जो सारा कानूनी घमंड था वो पल भर में टूट गया। और फिर 5:30 बजे उन्हें फांसी दी गई। मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती होगी। ये पूरी तरह से एक सख्त प्रोटोकॉल पर चलता होगा। पूरी तरह से। ये कोई बदला या प्रतिशोध नहीं है। ये कानून की एक ठंडी और नपी तुली प्रक्रिया है। आखिरी इच्छा भी पूछी जाती है ना? हाँ, आखिरी इच्छा पूछी जाती है। जैसे क्या आप परिवार से बात करना चाहते हैं, कुछ खास खाना चाहते हैं, या अपनी कोई संपत्ति किसी के नाम करना चाहते हैं। जो भी जायज और संभव होता है वो पूरा किया जाता है। और मेडिकल प्रोटोकॉल? फांसी के समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की मौजूदगी अनिवार्य है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर द्वारा पल्स और हार्टबीट का चेकअप होता है और मौत सुनिश्चित होने के बाद पोस्टमार्टम का पूरा प्रोटोकॉल बहुत सख्ती से निभाया जाता है। कानून की ठंडी और नपीतुली प्रक्रिया, ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। और यहीं से हम अपनी चर्चा के उस पड़ाव पर आते हैं जो इस पूरे सिस्टम का सबसे ज्यादा अनदेखा हिस्सा है, जेल का स्टाफ। हाँ, हमने अपराधियों की मानसिकता की बात की, न्याय की चरम सीमा की बात की, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस पूरी व्यवस्था को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं? वो 150 लोग जो 2400 अपराधियों के बीच खड़े हैं। ये बहुत जरूरी पहलू है। अक्सर हम देखते हैं कि आम नागरिक और पुलिस के बीच हमेशा एक अविश्वास, एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। जब कोई जघन्य अपराध होता है तो लोग चाहते हैं कि पुलिस तुरंत इनकाउंटर कर दे, तुरंत न्याय दे। लेकिन पुलिस तो अपनी रूल बुक से बंधी है ना, आईपीसी और सीआरपीसी से। यही वो खाई है जहां सारा अविश्वास पैदा होता है। आम जनता भावनाओं, गुस्से और त्वरित परिणामों से चलती है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी आईपीसी
जो अपराध को परिभाषित करती है, और सीआरपीसी जो जांच की प्रक्रिया तय करती है, उससे बंधा होता है। बिल्कुल। अगर हम पुलिस या जेल कर्मियों की नौकरी की जमीनी सच्चाई को देखें तो स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। यूनिफॉर्म सर्विसेज में एक अलिखित नियम बन गया है, अगर ड्यूटी में आपसे जरा सी भी चूक या गलती होती है तो सस्पेंशन या सजा तुरंत और बहुत कड़ी मिलती है। और अगर अच्छा काम करें तो? अगर आप अपनी जान पर खेलकर कोई बहुत बेहतरीन काम करते हैं तो उसका इनाम बहुत ही छोटा और कई सालों की देरी से मिलता है। इस बात की सच्चाई का अंदाजा शायद इसी बात से लग जाएगा कि इतने बड़े पूरे देश को हिला देने वाले हाई प्रोफाइल निर्भया केस की फांसी को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद हमारे स्रोत को इनाम के तौर पर क्या मिला? ये सोचने वाली बात है। कोई मेडल, कोई प्रमोशन नहीं, उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए का नकद इनाम मिला। ये सिस्टम की बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और अगर हम एक जेलर या पुलिस अधिकारी के दैनिक जीवन के वित्तीय संघर्षों की बात करें तो वो किसी भी मिडिल क्लास इंसान से कम नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? एक जेलर की ग्रॉस सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होती है। सुनने में एक अच्छी रकम लग सकती है, लेकिन इसमें से पीएफ, घर का किराया, ट्रांसपोर्ट वगैरह कटता है। और जो जनता के बीच सबसे बड़ा भ्रम है कि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ फ्री होगा, मेडिकल फ्री होगा, वो बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, कॉर्पोरेट जॉब्स में तो हमें तुरंत कैशलेस मेडिक्लेम मिल जाता है। सरकारी सिस्टम में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनकी मेडिकल सुविधा कैशलेस नहीं है। अच्छा, तो फिर इलाज कैसे होता है? अगर परिवार में किसी को कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी हो जाए या इमरजेंसी सर्जरी की नौबत आ जाए तो पहले उन्हें अपनी जेब से 5 से 10 लाख रुपए अस्पताल में जमा करने पड़ते हैं। बाप रे, एडवांस में? हाँ, फिर महीनों तक बिलों को लेकर फाइलों के चक्कर काटते हैं, तब जाकर कहीं वो पैसा रिफंड होता है। एक आम सरकारी कर्मचारी के लिए अचानक से 10 लाख रुपए नकद निकालना कितना नामुमकिन है, ये हम सब समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मानसिक तनाव है। और बच्चों की पढ़ाई का तो और भी बुरा हाल है। स्रोत के अनुसार पूरे साल में बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से अधिकतम 27,000 रुपए मिलते हैं, और वो भी सिर्फ 2 बच्चों तक। आज की महंगाई में किसी भी अच्छे स्कूल की 1 महीने की फीस इससे ज्यादा हो सकती है। तो 27,000 रुपए में पूरे साल की पढ़ाई कैसे होगी? सही बात है। और रिटायरमेंट के बाद वो जो पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा थी, वो भी अब खत्म होकर एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में बदल गई है, जहां आपकी पेंशन पूरी तरह से शेयर बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है। ये वो बुनियादी वित्तीय और सिस्टमैटिक सीमाएं हैं जो पुलिस फोर्स को मानसिक रूप से थकाती हैं। इसके अलावा अगर हम जेल के आंतरिक ढांचे की बात करें तो एक और बहुत बड़ी समस्या है ओवरक्राउडिंग, यानी क्षमता से ज्यादा भीड़। हाँ, ये तो हर जेल की कहानी है। जेलों में क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी हैं। हालांकि इसे सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही अच्छे कानूनी उपाय किए जा रहे हैं, जैसे बीएनएसएस जो पहले सीआरपीसी था, उसके सेक्शन 482 का इस्तेमाल। ये सेक्शन 482 क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल, आसान शब्दों में कहें तो ये अंडर ट्रायल कैदियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अंडर ट्रायल यानी जिनका अपराध अभी कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। ओके। इसके तहत अगर किसी अंडर ट्रायल कैदी ने अपनी संभावित सजा का आधा समय जेल में पहले ही बिता लिया है, मान लीजिए किसी जुर्म की अधिकतम सजा 4 साल है और वो 2 साल से जेल में है, और इस दौरान उसका जेल में व्यवहार अनुशासनहीन नहीं रहा है, तो उसे बेल दी जा सकती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, इससे उन कैदियों को न्याय मिलता है जो सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि उनका केस सालों से चल रहा है, और साथ ही जेलों का भारी बोझ भी कम होता है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। और जब हम सिस्टम की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की जेलों की स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। भारत में कुल मिलाकर करीब 1350 जेल हैं, लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनी सिर्फ 31 जेल हैं। हाँ, ये आंकड़ा बहुत कम है। हालांकि इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि तिहाड़ की महिला जेल में, जहां लगभग 600 महिलाएं बंद हैं, वहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से महिला अधिकारियों और गार्ड्स के ही हाथ में है। ये महिला कैदियों की सुरक्षा और गरिमा के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी व्यवस्था है। सिस्टम में कमियां और चुनौतियां बहुत हैं, भ्रष्टाचार और अज्ञानता की दरारें भी हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत तेजी से सुधार की ओर भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे धागों को एक साथ समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि तिहाड़ या कोई भी हाई सिक्योरिटी जेल सिर्फ लोहे की सलाखों, ऊंची दीवारों
और कैदियों के बंद रहने की एक मूक जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव मनोविज्ञान, अपराध के जटिल राष्ट्रीय नेटवर्क, सर्वाइवल के लिए मैनिपुलेशन और एक कड़े अनुशासन वाली व्यवस्था का एक बेहद जीवंत और जटिल इकोसिस्टम है। सही कहा। यहाँ इंसान के अहंकार और अपराध का सबसे बुरा रूप भी देखने को मिलता है, और उस बुरे रूप को संभालने वाले वो अदृश्य लोग भी हैं जो खुद अपने जीवन के बुनियादी संघर्षों, आर्थिक तंगी और सिस्टम की बेलुखी से हर दिन जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। हम अक्सर किसी भी देश या समाज की महानता को इस बात से मापते हैं कि उसके सबसे सफल लोग कितनी ऊंचाइयों पर हैं। कि वहाँ कितने अरबपति हैं या कितनी गगनचुंबी इमारतें हैं। हाँ, लेकिन शायद एक सभ्य समाज की असली कसौटी ये नहीं है। तो फिर क्या है? असली कसौटी ये होनी चाहिए कि वो समाज अपने सबसे बुरे लोगों, अपने हार्डकोर अपराधियों और उन अपराधियों को सुधारने या संभालने वाले उन अदृश्य रक्षकों यानी जेल स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और झकझोर देने वाला विचार है। हम हमेशा सिनेमा वाली उन अभेद किलों और 5 स्टार जेलों की काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब भी समाज में अचानक किसी घटना को लेकर त्वरित न्याय या इंस्टेंट जस्टिस की मांग उठती है, तो एक पल रुककर ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि उस न्याय को जमीन पर उन बंद और खौफनाक दीवारों के पीछे लागू करने वालों को और खुद उस सिस्टम को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए बस इतना ही।